ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपसे वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, इट इज ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे। तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे से डील करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे से स्टार्ट करेंगे। तो देखो जरा, ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे में मैंने आपको बहुत सारे बाइफर्केशंस, मैं आपको इसको 4 पार्ट में बाइफर्केट करके बताऊंगा। ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे को आप 4 पार्ट में जानते हैं, वो कौन कौन से 4 पार्ट हैं? तो मैंने बोला देखो, फर्स्ट अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे इट इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की बात करोगे। फर्स्ट अगर आप बात करोगे तो आप क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की बात करोगे। सेकेंड आप अगर बात करोगे तो आप बात करोगे साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन की बात करोगे। साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन की बात करोगे। साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन की बात करोगे। नेक्स्ट अगर बात करोगे, थर्ड जो होगा आपका वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा। थर्ड जो होगा आपका इट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, जो फोर्थ टॉपिक होगा इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे में, इट इज वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कवरेज जो है तो वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे का ही है। तो आप क्या करोगे, इसको 25 स्टार बना लोगे कि आपको इसको बहुत ज्यादा फोकस में रखना है। इसमें कुछ ऐसे अमेजिंग से क्वेश्चन कराऊंगा ना, बोला कि ना पूरे इंडिया में किसी बुकलेट में अवेलेबल नहीं है, पूरा इंडिया बोल रहा हूं मैं, पूरे इंडिया में किसी बुकलेट में अवेलेबल नहीं होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, नए टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो आप बस आपको ना आपका 100% देना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना। और मस्त लगेगा ना तो कमेंट करना है, बोला ठीक है, मस्त लगेगा तो कमेंट करना है वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग जो बातें स्टार्ट करने वाले हैं वो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से बातें स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि व्हाट इज दिस ज्योमेट्रिक डिजाइन, क्या होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। ये थॉट अगर आपके पास है, हर पॉइंट को पढ़ने के पहले आपको उसके लिए एक थॉट सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे उसको ये नाम दिया गया होगा, ये सारी बातें। क्योंकि आपको पता है कि एक सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, जिसमें आप चीजों को उसके नाम के हिसाब से जानने लग जाते हो। ठीक है, कुछ भी आए बाय नेम नहीं दे देते, कुछ बहुत सोच समझ के नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में जो आना चाहिए कि यार हाईवे ही क्यों नाम दिया। सबसे पहला थॉट जो आपके पास आना चाहिए कि यार हाईवे ही क्यों नाम दिया, तो वो बात करने वाले हम लोग। तो मैंने बोला सबसे पहले तो बेसिक हम लोग हाईवे की ही बात कर रहे हैं कि वाई हाईवे। ठीक है, हाईवे ही क्यों नाम दिया। तो देखो, जब पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे, बात कर रहा हूं तो कैसा सिनेरियो हुआ करता था और उस सिनेरियो के बेसिस पे कैसी कैसी बातें हुई है वो बात कर रहा हूं। तो देखो, ऐसा होता था कि पुराने जमाने में जब आपका पेवमेंट बना दिया जाता था, क्योंकि देखो मैं आपसे ये बेसिक बातें क्यों कर रहा हूं, मैं चाहूं तो आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकता हूं। ये बेसिक बातें इसलिए है ताकि आप हाईवे को जान जाओ और हाईवे आपको जान जाए कि आप उसको पढ़ने लायक हो या नहीं। जब ये दोनों में जो म्यूचुअल सिंक्रोनाइज होगी चीजें, डिफरेंट होगा, बोला सिनेरियो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले हाईवे के बारे में बात कर रहे, तो मैंने बोला यार हाईवे ही नाम क्यों दिया, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया। तो मैं बात कर रहा हूं, देखो हाईवे नाम क्यों दिया। मैंने बोला देखो, जब पुराने जमाने में कोई भी पेवमेंट बनाया जाता था, तो क्या होता था कि लाइट की बहुत डिफिशियंसी रहती थी, लाइट नहीं रहती थी अवेलेबल। तो क्या होता था, अगर सेम एलिवेशन पे अगर हाईवे डिजाइन कर दिया जाता था, आपका पेवमेंट डिजाइन कर दिया जाता था, तो क्या होता था कि अंधेरे में कई बार आपका जो व्हीकल उस पर मूव कर रहा है, तो कई बार क्या होता था, कई बार अगर जैसे ऐसा बोल रहा हूं मैं, देखना जरा यहां पे, मैंने बोला ये आपका पेवमेंट डिजाइंड है। ठीक है, और ये है आपका ग्राउंड लेवल। मैंने बोला ये है आपका ग्राउंड लेवल। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे इंसान को नहीं लाते, इस बार हम लोग जनरली इंसानों को उड़ा देते गाड़ी से, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कि कोई भी आपका जानवर घूम रहा है, अब ये क्या हुआ कि जाते जाते ये आ गया हाईवे पे और आपकी गाड़ी आ रही थी इस पे, और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने अपार्ट फ्रॉम दिस हमने क्या किया, हम यही हाईवे को हमने यही पेवमेंट को किसी एक ऊंची हाइट पे प्रोवाइड कर दिया, अब देखो, अब आपका जो पेवमेंट है वो ये आपका पेवमेंट है, बट एट अ हायर एलिवेशन इन कंपैरिजन टू ग्राउंड, बट एट अ हायर एलिवेशन इन कंपैरिजन टू ग्राउंड।
तो ग्राउंड के कंपैरिजन में हायर एलिवेशन पे इसीलिए इसको नाम देने लग गए बाद में हाईवे। ठीक है, अब क्या होता था कि जब भी कोई यहाँ जानवर आता था या रात में कोई इंसान आ रहा है तो उसको समझ में आ जाता था कि एलिवेशन का डिफरेंस है, मतलब हमको ऊपर नहीं जाना है करके। ठीक है, तो ये यहाँ से बातें शुरू हुई आपके हाईवे के बारे में सोचना, और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स की बात करना हम स्टार्ट करने लग गए। अब ज्योमेट्रिकल डिजाइन से आपका क्या थॉट था? तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन से देखो आपका थॉट ये था कि all those visible features that can be designed for construction of highway are considered in geometrical design. Fine. All the visible features that can be designed are fall under geometrical designs. ठीक है, जो भी visible features आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तक की तो बात हुई हमारी, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनते जाना। अब जैसे जैसे एक एक पॉइंट को कंक्लूड करूंगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत रहेगी आपको, क्योंकि हर बात को मैं आपको लिख के नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, हर बात को आपको लिख के नहीं बता पाऊंगा, और मैंने आपके लिए एक बुकलेट डिजाइन करी, आप उस बुकलेट को देखते जाना। धीरे धीरे आप हर पॉइंट को कवर करते जाओगे और आप देखते जाओगे कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर समझ में आने लग गई। ठीक है, तो मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं आपको, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? मैंने बोला इन बातों को हम लोग शुरू कर रहे हैं कहां से? हम लोग इन बातों को शुरू कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। मैंने बोला हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की, और क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का हम लोग फर्स्ट मेन पार्ट देखने वाले हैं। इट इज पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे। ठीक है, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहली बात आपके सामने होना चाहिए, जो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात जो आपके सामने होना चाहिए, वो होना चाहिए फ्रिक्शन के बारे में बात। मैंने बोला पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहले आप लोगों के पास बात होना चाहिए, वो किसके बारे में बात होना चाहिए? बोला फ्रिक्शन के बारे में बात होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस फ्रिक्शन, हाउ इट एक्ट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शन, एंड वेयर विल इट फॉल्स। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों को फ्रिक्शन के बारे में करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले, फ्रिक्शन से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली अ फ्रिक्शन इज। तो हम फ्रिक्शन को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम इंजीनियरिंग नहीं भी कर रहे थे तब भी हम फ्रिक्शन को जानते थे। तो कौन है आपका फ्रिक्शन? मैंने बोला फ्रिक्शन is a force that is acting opposite to the direction of motion, or the force that is trying to stop the relative motion between two objects. ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ऐसा बोल सकता हूं। ये बेसिक डेफिनेशन है जो फ्रिक्शन को आप बचपन से जानते जा रहे हो। फ्रिक्शन को एक और नाम से आगे जाना जाएगा, और उस नाम को मैं बोलूंगा, यहीं पे आपको मेंशन कर देता हूं, उस नाम को आगे मैं क्या बोलूंगा? उस नाम को आगे मैं बोलूंगा स्किड रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन को बोलूंगा मैं स्किड रेजिस्टेंस। ठीक है, स्किड रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये मैं फ्रिक्शन को आगे आपको बोलूंगा, तो इसी नाम से बोलूंगा, इसलिए मैंने आपको यहीं पे लिखवा दिया कि इट इज स्किड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फ्रिक्शन को हम लोग कहां कहां पे यूज करने वाले हैं? तो फ्रिक्शन जैसे यूज करने वाले हैं हम लोग, आपसे डिजाइन स्पीड की बात करूंगा तब मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा, मैं रेडियस ऑफ कर्व की बात करूंगा तो मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा, मैं साइट डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं आपसे फ्रिक्शन की बात करूंगा, और सुपर एलिवेशन की भी बात करूंगा तो मैं आपसे फ्रिक्शन की बात करूंगा। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स की बात करी। मैंने बोला फ्रिक्शन इज, मैंने बोला क्या क्या? फ्रिक्शन विल हेल्प टू फाइंड आउट, फ्रिक्शन इज यूज्ड to find out मैंने बोला डिजाइन स्पीड। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, कि क्यों इन सब में कनेक्ट करा है मैंने? देखो आपको ना ये सारी चीजें किसी बुक में नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या किया यार, जो बातें हम जहां पे फ्रिक्शन की बातें करते हैं वहां से चीजों को उठा लिया और एक साथ बताने को ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको डिजाइन स्पीड में आप फ्रिक्शन की बात करोगे। ठीक है, मैंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप फ्रिक्शन की बात करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप फ्रिक्शन की बात करोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला सुपर एलिवेशन में भी आप फ्रिक्शन की बात करोगे। ठीक है, इसके बाद सुपर एलिवेशन में भी आप क्या करोगे? फ्रिक्शन की बात करोगे। सुपर एलिवेशन में भी फ्रिक्शन की बात करोगे, और इसके अलावा और कहां बात करोगे? मैंने बोला यहां पे जैसे साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन में भी आप फ्रिक्शन की बात करोगे, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में भी आप फ्रिक्शन की बात करोगे, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में। ठीक है,
अगर आपको ये बातें समझ में आती है फ्रिक्शन के बारे में कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिजाइन स्पीड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सुपर एलिवेशन एंड साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, फाइन। यहां तक कि अगर बात समझ में आती है तो दूसरी बात करते हैं इसी फ्रिक्शन के बारे में, एक और पॉइंट आपको बताता हूं। तो जो सेकंड पॉइंट होने वाला है फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन इज बाइफरकेटेड बाय टू नेम्स, इट इज डिवाइडेड इन, कौन कौन से दो नामों से जाना जाता है फ्रिक्शन आपका, तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज लेटरल फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज लेटरल फ्रिक्शन। ये दो नामों से आपका फ्रिक्शन जाना जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहां कहां लाई कर रहा है और कैसे कैसे आप लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या कैसे आप लेटरल फ्रिक्शन को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये थॉट रहता है आपके पास। तो ठीक है, अगर इसी थॉट को हम लोग साथ में लेके चलते हैं, इसी थॉट को हम लोग साथ में लेके चलते हैं, तो मैंने बोला आपको कि अगर मैं इसी थॉट को साथ में लेके चलता हूं आपके साथ, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन में आपको दो नाम बताए मैंने, आपको क्या क्या बताया मैंने बोला आपसे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात करूंगा मैंने बोला मैं आपसे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात करूंगा, और कौन से फ्रिक्शन की बात करूंगा, मैं आपसे एक लेटरल फ्रिक्शन की बात करूंगा। तो आपके दिमाग में एक थॉट आया, सर मेरे को ये बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होता है और लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है। तो मैंने बोला इतना आसान क्वेश्चन तो आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, मैंने बोला मान लो कि ये एक पेवमेंट है, आई एम रियली सॉरी, मेरे को इसको हटाना है, पेवमेंट मेरा हमेशा येलो कलर का होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो मैंने बोला मान लो ये मेरा कोई भी पेवमेंट है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरा एक स्ट्रेट पेवमेंट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखो जरा अब स्ट्रेट पेवमेंट पे क्या हो रहा होगा, देखना जरा अब स्ट्रेट पेवमेंट पे क्या हो रहा होगा। मैंने बोला ऐसा मानो कि इस पे हमारा एक व्हीकल मूव कर रहा है, ऐसा मानो कि इस पे हमारा एक व्हीकल, ये है हमारा व्हीकल, वो इस पे मूव कर रहा है विद डिजाइन वेलोसिटी, कोई भी डिजाइन वेलोसिटी v से हमारा एक व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला अगर इसकी लॉन्ग एक्सिस की कोई आपसे बात करता है, तो आप बोलोगे यार लॉन्ग एक्सिस तो ये है इसकी, ये है अलोंग द लेंथ, जो एक्सिस दिखेगी अलोंग द लेंथ, आपको जो एक्सिस दिखेगी वही लॉन्ग एक्सिस है, और उसी को हम लोग नाम देते हैं, और उसी एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं इट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसी एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं इट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्ग एक्सिस जो आपको देखने को मिलती है उसी को आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हो, और जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल ट्रैवल हो रहा है, अगर आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ये व्हीकल क्या होगा, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वो फ्रिक्शन फोर्स कहां एक्ट हो रहा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ रोड एक्ट हो रहा होगा, और ये जो फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ एक्ट हो रहा होगा उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को बोलते हो आप लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ठीक है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सारी बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको सारे क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम इन बेसिक्स की बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप थोड़ा सा समझदार हो जाओगे, क्योंकि इन सारी बातों को आगे यूज करना है, इसलिए हम इन बातों को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ रहे हैं, एल्स हम लोग यूं ही भगा के पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, हमको बेसिक्स अगर हमारा क्लियर है तो ना हम आगे, अगर हम फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम ना आगे आने वाले अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को बीट कर पाएंगे, सिर्फ इन्हीं थॉट्स की वजह से, ठीक है। तो इन्हीं थॉट्स को हम लोग और माइंड में रखते हैं। मैंने बोला देखो आपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखा, आपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देख लिया, आपने लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन देख लिया, तो आपके दिमाग में थॉट आया कि सर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन तो आसान था इसलिए आपने बता भी दिया, अब मेरे को बताओ सर इसमें लेटरल फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, इसमें लेटरल फ्रिक्शन कहां होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, और मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। तो मैंने यहां पे पूछा आपसे कि तुम तो मेरे को ये बताओ, बाकी सब छोड़ो, तुम मेरे को ये बताओ कि इसमें लेटरल एक्सिस कहां है। तो तुमको ये बात बचपन से पता थी कि परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है वही आपकी कौन होती है, वो होती है आपकी
लेटरल एक्सिस। तो आपको मैंने जब पूछा लेटरल एक्सिस कौन सी है, तो आपने बोला सर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस इज लेटरल एक्सिस। आपने इसको बोला सर यही है इसकी लेटरल एक्सिस। ये कौन है, इसकी लेटरल एक्सिस है। मैंने बोला ठीक है। कुछ मैंने बोला अगर आप तुम लोग इसको लेटरल एक्सिस बोल रहे हो तो क्या मैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं बोल सकता हूँ? तो तुमने बोला सर दोनों सेम ही बात है, आप लेटरल एक्सिस बोलो चाहे ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो, दोनों सेम बात है। तो मैंने मान लिया कि चलो सेम बात है, तो आज के बाद मैं इसको लेटरल एक्सिस भी बोलूंगा और ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलूंगा। लेकिन तुमने बोला सर जब हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे थे और हमने अगर ब्रेक लगाया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सर फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। तो सर हमको स्ट्रेट रोड पे तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन मिल रहा है। मैंने बोला यही बात तो है। तो आपको कभी भी अगर आप किसी भी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे होगे तो आपको हमेशा और हमेशा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो तुमने पूछा कि सर फिर लेटरल फ्रिक्शन कहां देखने को मिलेगा, तो मैंने बोला इतना कुछ लोड लेने का जरूरत नहीं है तुमको। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन पिक्चर में तभी आएगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन पिक्चर में तभी आएगा जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहे होगे। मैंने आपसे बोला कि जब भी आप किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहे होगे, हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहे होगे, तभी आपका कौन आएगा पिक्चर में आएगा लेटरल फ्रिक्शन। तो हमने बोला सर मेरे को और थोड़े अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए। मैंने बोला एक्सप्रेस करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो देखो जरा यहाँ पे, मैंने बोला ये है आपका व्हीकल, नीली कलर की तुम्हारी गाड़ी जिससे तुम किसी भी डिजाइन वेलोसिटी v से मूव कर रहे थे। किसी भी डिजाइन वेलोसिटी v से आप मूव कर रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा कि अगर ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, और तुम इस पे मूव कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तो तुमको ये बात तो बचपन से पता है कि जब भी तुम किसी भी सर्कुलर कर्व में मूव करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम होगा P, और उसी को आप बोल रहे होगे, उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे वो कितना लग रहा होगा, mv²/r लग रहा होगा। वो P mv²/r लग रहा होगा, और इसी को तो आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को क्या बोलते हो आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी को आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला जब तक वेलोसिटी कम रहेगी, आपका व्हीकल अपना लेन छोड़ के नहीं जाएगा, मैं गाड़ी चला रहा था, तुम साथ में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला सर थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाते हैं। मैंने ठीक है बढ़ा देते, थोड़ा वेलोसिटी बढ़ाया, तुम तो मजे मजे में आ गए। तुम लोग बोल रहे सर और वेलोसिटी बढ़ाओ, मैंने और वेलोसिटी बढ़ा दी। तुमने बोला सर और वेलोसिटी बढ़ाओ, मैंने और वेलोसिटी बढ़ा दी। तुमने बोला थोड़ा सा और सर वेलोसिटी बढ़ाओ, तो जैसे ही मैंने और वेलोसिटी बढ़ाई, ये जो व्हीकल है इस लेन से बाहर चला गया। ये जो व्हीकल है वो इस लेन से बाहर चला गया। तो कौन था जो इसको इतनी देर तक रोक के रखा था? वो था आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको रोक कर रखा हुआ था। ये आपको पता है अलोंग द लेंथ अगर बात कर रहे हैं तो ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये इस डायरेक्शन में आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये जो फोर्स है कैपिटल F, यही इसको अभी तक रोक के रखा था, और इस कैपिटल F का नाम जो है वो है लेटरल फ्रिक्शन। तो मैंने बोला जब तक आपका हॉरिजॉन्टल कर्व रोल में नहीं आएगा, आपका लेटरल फ्रिक्शन भी पिक्चर में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देख के आपको समझना है कि अगर वहां पे फ्रिक्शन में लेटरल फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दोनों की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल फ्रिक्शन को पिक्चर में कब लाना है, और आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को पिक्चर में कब लाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल फ्रिक्शन को पिक्चर में कब लाना है, और आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को पिक्चर में कब लाना है। ठीक है, ये तो हुई बात इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, देखो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आप लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन में बात करते हो, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन होती है और लेटरल एक्सिस कौन होती है, और लेटरल एक्सिस का क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, अभी हम फ्रिक्शन पे ही तो चल रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन किस किस चीज के काम आता है, फ्रिक्शन को कैसे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन में डिवाइड किया हम लोगों ने, ये भी आपको बातें समझ में आ गई है। ठीक है, अगर ये बातें सारी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपको। देखो फ्रिक्शन में ही और थोड़ी सी बातें करता हूं कि कहां से कहां तक वैल्यू लाई करती है, कहां से कहां तक फ्रिक्शन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं हम लोग। फ्रिक्शन को हम इस लेवल पे देख सकते हैं
जहां पे आपको अगली बार कोई भी ऐसा चीज कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता है जो आपको पता ना हो फ्रिक्शन के बारे में, जो आपको फ्रिक्शन के बारे में पता ना हो। चलो एक गजब सी बात तुमको बताता हूं फ्रिक्शन के बारे में, तुम लोगों को देख के ना ऐसा इलस्ट्रेशन देंगे ना, तुम लोगों को देख के मजा आ जाएगा कि सर कुछ डिफरेंट हुआ था, सर उस दिन कुछ डिफरेंट हुआ था। तो यही है वो डिफरेंट, देखो जरा यहाँ पे, यही है वो डिफरेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंट हुआ था आपकी लाइफ में, इस दिन क्या डिफरेंट हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे, मैंने बोला ये कोई भी आपका पेवमेंट है ऐसा मान लो, मैंने बोला ये आपका कोई भी पेवमेंट है ऐसा मान लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, मैंने बोला ये आपका कोई भी पेवमेंट है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका पेवमेंट है। मैंने बोला इसके ऊपर हम रख लेते हैं एक टायर को रखते हैं, इसके ऊपर हम एक टायर को रखते हैं। तो देखना जरा, इसके ऊपर हम एक टायर को रखने जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका जेके का टायर है, इसको हम इस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, रख दिया इस टायर को इसके ऊपर, इस टायर को इसके ऊपर रखा, इस टायर को इसके ऊपर रखा, और देखना अभी क्या बोल रहा हूं मैंने बोला ये आपका टायर है जिसको हम लोगों ने इस पेवमेंट सरफेस के ऊपर रख दिया है, इस टायर को हमने इस पेवमेंट सरफेस के ऊपर रख दिया है। अब देखो क्या होगा, इस टायर को जब आपने इस पेवमेंट सरफेस के ऊपर रखा, इस टायर को जब आपने इस पेवमेंट सरफेस के ऊपर रखा, तो अब हम फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्रिक्शन कौन है और कैसे आपका दोस्त है या दुश्मन है वो बात करने वाले हैं। फ्रिक्शन कौन है, आपका दोस्त है या दुश्मन है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो आप किसी भी केस में, पहला एक केस हम ये कंसिडर करते हैं कि व्हेन फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, व्हेन फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो और यू आर मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो अगर आपने फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कंसिडर करी, अगर आपने फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कंसिडर करी, तो देखते हैं क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। तो कर देते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो आप अभी कहां पे मान रहे हो, इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आप उसको क्या कंसिडर कर रहे हो, जीरो कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जब हम बात करें व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो, जब भी किसी भी पेवमेंट का अगर फ्रिक्शन आप जीरो कंसिडर करते हो, म्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करते हो, और वहां पे कोई भी टायर आपके पास अवेलेबल है, तो इस टायर के लिए आपने बोला कि यार आपने क्या किया, इस टायर को आप देखना चाहते हो कि इस टायर का मूवमेंट कैसा होगा यार, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है। आप देखना चाहते हो कि इस टायर का मूवमेंट कैसा होगा जब भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। तो आपने क्या किया, आपने इसको पुश किया कि आप रोटेट, आप जाओ आगे बढ़ो। तो जैसे ही आपने इसको पुश किया, आप देखोगे कि ये टायर का ना कोई भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जब अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है तो ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे रोटेट होता रहेगा, और जितना तेज आप फोर्स मारोगे उतना तेज ये रोटेट होते जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे रोटेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी कि अगर आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसके लिए बात करिए, अगर आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जीरो कंसिडर करा है, तो आपका व्हीकल ना, आपका जो टायर है वो उसी जगह पे रोटेट होता जाएगा, तो आपका व्हीकल कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो फ्रिक्शन के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं क्या हमारा फ्रिक्शन हमारे टायर को हेल्प करता है आगे बढ़ने में, क्या हमारा फ्रिक्शन हमारे टायर को हेल्प करता है या नहीं आगे बढ़ने में। तो देखते हैं जरा कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हेल्प करता है कि नहीं हमारे टायर को आगे बढ़ने में। तो मैंने बोला ऐसा मानते हैं ये हमारा पेवमेंट है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला अब इसी टायर के लिए हम बात करते हैं, तो मैंने बोला देखो इसी टायर के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी एक रैंडम पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात करते हैं, ठीक है। अभी इसको हटा देता हूं मैं यहां से, तो मैंने बोला देखो ये है आपका टायर जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, आपने बोला अभी तो फ्रिक्शन जीरो था, तो आपने देख लिया कि टायर आपका यहीं पे रोटेट होता रहेगा। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जीरो नहीं है। तो अगर वो जीरो नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ आपने प्रोवाइड किया, लेकिन अब हम दो कंडीशंस को देखने वाले हैं। कंडीशन नंबर वन है जब आपका फ्रिक्शन जो है, जब आपका जो टायर है इज इन स्टॉप कंडीशन, जब टायर आपका स्टॉप कंडीशन में मतलब रुका हुआ है, जब टायर आपका रुका हुआ है।
तो देखते हैं अभी इस पे कुछ भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर कोई भी बात करता है तो आप बोल दोगे कुछ भी म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस टायर का आपको देखने को मिला। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, देखो जरा देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने ऐसा मान लेते कि जैसे ही आपने क्या किया कि इस टायर को रोटेट करने के लिए इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो इसका इस टायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट कहाँ जाने की कोशिश करेगा जब आप इस टायर को रोटेट करोगे। तो देखना जरा, जब आप इस टायर को रोटेट करना चाहोगे तो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब पीछे की साइड आना चाहेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट जो रहेगा वो पीछे की साइड आना चाहेगा, क्योंकि ये टायर को आप पुश करोगे, पैडल करोगे आगे की डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इसका मतलब इस टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को पीछे आना पड़ेगा। तो इस टायर के अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट को जो है उस टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट का अगर मूवमेंट की मैं बात करूं, तो उस टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो मूवमेंट रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। इस टायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो मूवमेंट रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। और अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, तो आपको तो पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, मतलब आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिसको हम कैपिटल एफ बोलेंगे, तो आपका जो ये फ्रिक्शन है यही आपके टायर को कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, मैंने बोला धीरे धीरे करके आगे ले जाने की कोशिश करेगा। यही आपका जो फ्रिक्शन है यही इस टायर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, यही इस टायर को आगे बढ़ाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला कि अगर आपका ये टायर स्टॉप कंडीशन में और जस्ट आप इसको रोटेट करना चाहते हो, तो आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर से आगे के डायरेक्शन में रहेगा और आपको ये टायर आगे के लिए चलता हुआ दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात करते हैं, मैंने बोला एक और बात करते हैं। जब हम ये मान रहे हैं, दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूं आपसे, वो मैं ये बोल रहा हूं, दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आपका टायर ना मूविंग कंडीशन में रहेगा, सेकंड केस, जब आपका टायर इज इन मूविंग कंडीशन, जब आपका टायर किस में रहेगा, मूविंग कंडीशन में रहेगा, तो क्या होगा। तो मान लेते हैं, देखो जरा आपका टायर को अब हम देख रहे हैं, मैंने बोला आपका टायर कहाँ है, मूविंग कंडीशन में है। तो इसी टायर को हम लोग लाते हैं यहाँ पे, इसे टायर को यहाँ पे लाते हैं और इस टायर को ऐसा मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी रोटेट हो रहा है। इस टायर को हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये ऑलरेडी रोटेट हो रहा है। ठीक है, मैंने माना कि ये टायर जो है आपका ऑलरेडी अभी कौन सी कंडीशन में, ये ऑलरेडी अभी रोटेट हो रहा है, मतलब ये ऑलरेडी ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं मूव कर रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप ऐसा मान लोगे कि ये टायर रोटेट भी कर रहा है और ये टायर आगे के डायरेक्शन में बढ़ भी रहा है, ये टायर आगे के डायरेक्शन में बढ़ते भी जा रहा है, ऐसा मानोगे। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस टायर को ऐसा रोटेट करता हुआ दिखा रहा हूं, अगर मैं इस टायर को आपको ऐसा रोटेट करते हुए दिखा रहा हूं, तो आप देखोगे कि जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो है, अगर आप क्या करोगे, एकदम से अगर आप इस पे ब्रेक अप्लाई कर दोगे, ये टायर कौन सी कंडीशन में, अभी मूविंग कंडीशन में, धीरे धीरे ये आगे भी बढ़ रहा है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस टायर पे ब्रेक अप्लाई करोगे तो ये सडनली रुक जाएगा, सडनली इसका जो मोशन है वो रुक जाएगा और ये टायर ऐसा का ऐसे ही स्किड होके आगे जाने लग जाएगा। ध्यान से देखो, आपने अभी इसको ब्रेक जैसे ही अप्लाई किया, अब ये टायर का रोटेशनल मोशन रुक गया, लेकिन ये ऐसे स्किड करके आगे को जा रहा है। और ये जब आगे को जा रहा है तो आप देखोगे मैंने बोला अब जब ये टायर आगे की तरफ जा रहा है, तो आप देखोगे जब ये टायर आगे की तरफ जा रहा है तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में। तो देखना जरा यहाँ पे, मैंने बोला इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का मूवमेंट वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अगर इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इसका मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लग रहा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लग रहा होगा। और ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो कहाँ एक्ट हो रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और वो इस टायर को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी और मेरे को लगता है कि इससे अच्छे तरीके से आपको और मतलब इतना एनिमेशन के साथ नहीं बताया जा सकता है और मतलब
कुछ तो भी मैंने इसके लिए अलग से ट्राई किया है, बहुत सारा टाइम दिया है सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपको कितने अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ सकती है, ठीक है। तो ये तो हुई बात किसके बारे में, ये तो हुई बात अपने फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन में नेक्स्ट बात आती है, फ्रिक्शन में नेक्स्ट बात आती है आपके सामने स्किड एंड स्लिप के बारे में। फ्रिक्शन में जो नेक्स्ट बात आती है आपके लिए, फ्रिक्शन में नेक्स्ट बात जो आती है आपके सामने वो आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका किसमें, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बात कर रहे हैं हम लोग। अभी किस में बात कर रहे हैं, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बात कर रहे हैं, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बात कर रहे हैं। और फ्रिक्शन की बात कर रहे थे तो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात कर रहे थे, तो इसमें ही बात करते हैं अभी और थोड़ी सी बात करते हैं, चलिए और थोड़ी सी बात करते हैं, चलिए। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, कहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे आते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे मैंने आपसे बोला था लेटरल फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की आपसे बात करी जा रही है। मैंने बोला था आपसे लेटरल फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात करी जा रही है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछता है कि कहाँ से कहाँ आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लाया करता है, तो आप बोलोगे कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू जो लाया करती है वो 0.35 से लेके 0.40 तक लाया करती है। आप क्या बोलोगे कि द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज लाई फ्रॉम 0.35 टू 0.40, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई आपसे लेटरल फ्रिक्शन की बात करेगा तो आप बोलोगे कि इसकी जो वैल्यू है इट इज 0.15, मैक्सिमम वैल्यू फॉर लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। तो आपने देखा ये दो चीजों को देखा कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहां से कहां तक लाई करता है, तो वो लाई करता है 0.35 से 0.40, और आपका लेटरल फ्रिक्शन कहां से कहां लाई करता है, तो आपने बोला इट इज इक्वल टू 0.15 के बराबर, ठीक है। तो ये तो हुई अगर इसकी वैल्यूज की बात करी जाए। कई बार ना आपको एक टेबल भी देखने को मिलेगी, ये टेबल एज पर गेट बात करूं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज पर इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर एज पर इंजीनियरिंग सर्विसेज हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से मैं एक टेबल बता रहा हूं आपको, फ्रिक्शन का एक टेबल आपको देखने को मिलता है, फ्रिक्शन का वैल्यू स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये टेबल की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से, तो देखो एक ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से बात करोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसके बारे में, सिर्फ आप गेट के हिसाब से बात कर रहे हो, तो ये टेबल आपको बना हुआ मिल जाएगा, या मैं बोल दूं ये टेबल आपको कैसे मिलेगा, ये टेबल आपको जो है बना हुआ मिल जाएगा, या ऐसा बोल सकता हूं मैं आपको कि ये टेबल आपको, ये ब्लू ही क्यों फिल हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये टेबल आपको है ना, या तो डायरेक्ट फ्रिक्शन का वैल्यू बता दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट फ्रिक्शन का वैल्यू बता दिया जाएगा, या फिर आप इसको बना लेंगे, आप इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी टेबल है, बहुत ही इजी टेबल है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको किस किस के बीच में ये टेबल बताने वाला हूँ, मैंने बोला आपको ये टेबल मैं बताने वाला हूँ वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू के बीच में, किस किस के बीच में बताने वाला हूँ ये टेबल में आपको। तो मैंने बोला ये टेबल में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रिक्शन की वैल्यूज़ के ऊपर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज़ के ऊपर, और स्पीड के ऊपर बात करने वाले हैं, स्पीड के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये स्पीड जो रहने वाली है वो kmph में आपको देखने को मिलेगी, ये जो स्पीड देखने वाले हो आप वो आपको kmph में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बोला अगर फ्रिक्शन की वैल्यूज़ को मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही बना के बता देता हूँ टेबल, एज सच इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आपका टारगेट है तो आप इसको हिट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करने के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, मैंने आपको बोला कि जो हमारी वैल्यू लाया करती है वो 0.35 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 0.35, इट इज़ 0.36, इट इज़ 0.37, 0.38 एंड 0.40, ठीक है। यहाँ तक आपकी वैल्यू लाई करती है, 0.35 से 0.40 तक आपकी वैल्यू लाई करती है। कम फ्रिक्शन रहता है तो हम वेलोसिटी को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो इट इज़ 80, 60, 50, 40 एंड 30 kmph, ठीक है। तो ये स्पीड के रेशियो में अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करी जाएगी तो आप बोलोगे ये टेबल को यूज़ करके आप यहाँ से वैल्यूज़ को उठा सकते हो, आप यहाँ से वैल्यूज़ को उठा सकते हो। तो आपको मैंने क्या बोला कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कम रहेगा, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम कंसिडर करोगे। ये टेबल आपको याद हो सकती है ना, बहुत इजीली आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलो आओ और बात करते हैं थोड़ी सी। अब जब ये टायर हमारे पास है ही तो इसको पूरा यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही तो रहता है कि इंडियन हम लोग हर चीज़ को फुल ऑन यूज़ करते हैं, तो ठीक है। तो आओ जरा इसको यूज़ करें इस टायर को। तो मैंने बोला इस टायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में बात करेंगे। पहली बात करेंगे जब ये टायर नया रहेगा, और दूसरी बात करेंगे जब ये टायर वॉर्न आउट कंडीशन में रहेगा, फिर मैंने बोला
इन दोनों कंडीशंस की बात तो करेंगे, लेकिन दो सीजन्स में बात करेंगे। पहली बात करेंगे रेनी सीजन में बात करेंगे, सॉरी पहली बात समर सीजन में करेंगे, रेनी सीजन में डायरेक्ट नहीं आना है। पहली बात जो करेंगे वो समर सीजन में बात करेंगे मैंने बोला, और दूसरी जो बात करेंगे वो रेनी सीजन में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ एक को, किसी को भी वॉर्न आउट टायर बना देता हूँ, तो जेके वाले को अच्छा रहने देते हैं, ये जो भी टायर है दूसरा वाला उसको हम वॉर्न आउट टायर बना देते हैं। तो चलो आओ इसको वॉर्न आउट टायर कर देते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि ये घिस गया है, गंजा हो गया है आगे से, ठीक है, गंजा हो गया है ये टायर, तो हमने बोला ये वॉर्न आउट टायर है, इसका मतलब ये घिस गया है पूरा टायर। तो देखो जरा आपका ये, अब ये टायर घिस चुका है पूरा, ऐसा हो गया है, ठीक है। ये लो, ये हो गया, अब आपका टायर घिस गया है, ठीक है। तो आपने देखा ये अब आपका टायर घिस चुका है, ऊपर से पूरा यूज कर चुके हैं आप उसको बहुत ज्यादा। तो अब आप देख रहे हो यार, अब आप देख रहे हो कि ये आपका नया टायर है और ये आपका वॉर्न आउट टायर है, ठीक है। और अब इसको उठा देते हैं, यहाँ पे दोनों को पास पास लाके बात करेंगे। ठीक, ठीक है, रहने दीजिए, ऐसे ही बता दूंगा बोला। तो देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका नया टायर है और ये आपका वॉर्न आउट टायर है, इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समर सीजन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो समर सीजन की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं समर सीजन में क्या हो रहा होगा और आप कैसे डील करोगे समर सीजन में। मैंने बोला जब समर सीजन की बात हो रही होगी तो जब आप पहले मानते हैं वॉर्न आउट टायर के बारे में बात करते हैं, पहले वॉर्न आउट टायर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जब भी हम लोग समर सीजन में बात कर रहे हैं और वॉर्न आउट टायर की बात कर रहे हैं, वॉर्न आउट टायर मतलब गंजा टायर, ये आपको गंजा टायर दिख रहा है, आपका पूरा स्मूथ टायर हो गया है आपका। अब क्या होगा कि जब आप इस टायर को समर सीजन में बात करोगे, तो समर सीजन में जब ये टायर आपका मूव हो रहा होगा, किसी भी सरफेस के ऊपर मूव हो रहा होगा, तो जो कांटेक्ट एरिया होगा वो 100% होगा। आपको पता है कांटेक्ट एरिया पूरा होगा, तो जब कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा इसका मतलब जिन जिन पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहे होंगे वो भी ज्यादा होंगे, और फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। अगर मूविंग कंडीशन की बात कर रहा हूं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा और हर पॉइंट से एक्ट हो रहा होगा। तो जब हर पॉइंट से फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन बताता आपको, ये टायर का क्रॉस सेक्शन है, तो इसके हर पॉइंट से आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसा फ्रिक्शन एक्ट होते हुए देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो आपको फ्रिक्शन एक्ट होता हुआ दिखा, सारे पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है जो इसको आगे मूव नहीं करने दे रहा है। तो मैंने बोला जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किए तो आपने देखा कि हर पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट हुआ और जिसने इसको आगे जाने से रोक लिया, ये हुई बात। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे न्यू टायर के केस में करता हूं, यही बात मैं आपसे न्यू टायर के केस में करता हूं, तो देखो क्या होगा कि आपको ये ग्रूव्स दिख रहे होंगे, ये जो टायर में ग्रूव्स रहते हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ऐसे कुछ कुछ बने रहते हैं ग्रूव्स, है ना, डिजाइन बनी रहती है जो ऊपर, उसको ग्रूव्स बोलते हैं हम लोग। तो भाई इन ग्रूव्स में क्या होता है, इन ग्रूव्स में क्या होता है कि स्पेस रहती है, बहुत ज्यादा स्पेस रहती है। तो स्पेस रहने से क्या होता है कि टायर जो है पूरा 100% कांटेक्ट में नहीं है आपकी सर्फेस के, पूरा टायर आपके 100% कांटेक्ट में नहीं है सरफेस के। और अगर मेरा टायर 100% कांटेक्ट के में नहीं है, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो जो पोर्शन कांटेक्ट में है केवल उन्हीं से फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो कम रहेगा वॉर्न आउट टायर के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि अगर आप समर सीजन में अपने वॉर्न आउट टायर को यूज कर रहे हो, देन यू विल गेट मोर फ्रिक्शन कंपैरेटिव टू न्यू टायर। अगर चलो एक और एग्जांपल देता हूं, आपने कभी देखा है F1 रेस के टायर को देखा है, F1 रेस के टायर को देखा है, तो आप देखोगे जनरली यार बिल्कुल ही स्मूथ टायर रहता है। आप देखना कभी भी ग्रूव्स नहीं रहते उसके ऊपर, एकदम गंजा प्लेन टायर रहेगा। क्यों रहता है? क्योंकि आपको पता है कि स्पीड जो जाती है F1 रेस में 300, 350, 400 तक जाती है। तो वो क्या होता है कि जब भी वो किसी भी कर्व पे मूव करते रहें तो उनको जो फ्रिक्शन है, जो लिटरल फ्रिक्शन है वो ज्यादा मिले और वो हमारा सरफेस एरिया ज्यादा रहे, ताकि वो वहीं पर रहें, बोला एकदम से, है ना, आउट ना हो जाए, गेम से आउट मतलब लेन से आउट ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए वहां पे वॉर्न आउट टायर्स को यूज करते हैं।
ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं अब हम लोग, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो रेनी सीजन की बात कर रहे हैं। अब रेनी सीजन में भाई क्या हुआ, तुमने समर में बहुत मजे ले लिए है ना इस गंजे टायर के, अब रेनी सीजन में उसकी बारी है तुम्हारे मजे लेने की। तो अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही तुमने रेनी सीजन में आए, तुमने वॉर्न आउट टायर यूज किया, अब क्या हुआ, जब ये वॉर्न आउट टायर गया तो इसके ऊपर एक लेयर बन गई, फिल्म बन गई, किसकी, वाटर की एक लेयर बन गई। अब ये जो वाटर की लेयर है ये पता क्या करेगी, अब ये जो वाटर की लेयर है वो पता क्या करेगी, वो एज है ना इन दोनों के बीच में अब लेयर की तरह काम कर रही है। तो जब आपने ब्रेक अप्लाई किए तो वो लेयर रह गई पानी की यहाँ पे, तो वो हमारे व्हीकल को क्या करा जाती है, स्लिप करा जाती है। हमारा व्हीकल क्या हो जाता है, स्लिप करा जाता है, हमारा व्हीकल स्लिप हो जाता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जब यहाँ पे बात करोगे एक नए टायर में, जब भी आप बात करोगे तो नए टायर में देखोगे यार ये जो ग्रूव्स रहते हैं, तो जब भी आपका ये जो टायर है, ये जो टायर है वो किसी भी सरफेस पे जाता है, किसी भी सरफेस पे जाता है, तो जैसे ही आपका टायर उस सरफेस पे जो पानी पड़ा हुआ है वहां जाएगा और उस पर मूव करेगा, तो वो जो पानी है वो एंटर हो जाता है इन ग्रूव्स में। वो पानी क्या होता है, एक लेयर नहीं बन पाती है, सरफेस के ऊपर एक लेयर नहीं बन पाती है, और वो पानी कहाँ एंटर हो जाता है, वो ग्रूव्स में एंटर हो जाता है। तो वहां पे जो पानी रहता है वो खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो पानी वहां खत्म होता है और अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो एक नया टायर अच्छा परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू एक वॉर्न आउट टायर। जब भी आप किसी भी रेनी सीजन में जब बात करोगे, जब भी आप रेनी सीजन में बात करोगे तो आपको हमेशा एक वॉर्न आउट टायर से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एक नए टायर का। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हुई, आपने देखा ये किसके बारे में बात हुई, फ्रिक्शन के बारे में बात हुई। तो ये है पहला पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हमने बोला फ्रिक्शन। नेक्स्ट चलो आओ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्किड एंड स्लिप की। बहुत सारे लोगों को इंडिया में पता ही नहीं कि क्या होता है स्किड और क्या होता है स्लिप। आप पूछोगे कि गाड़ी किसी को टूटा फूटा देखा आपने, तो आपने पूछा बेटा क्या हो गया था, तो तुमने बोला, उसने बोला कि गाड़ी स्किड कर गई। किसी ने बोला, उसका जो दोस्त पीछे बैठा था उसने बोला गाड़ी स्लिप कर गई। अब वो दोनों कंफ्यूज हैं कि गाड़ी स्किड करी थी या स्लिप करी थी। ये बोल दूं वो दोनों कंफ्यूज है, या ये बोल दूं कि उन दोनों को पता ही नहीं है कि गाड़ी स्किड क्या होता है और स्लिप क्या होता है। तो अगर बेसिक डेफिनेशंस की टर्म में बात करूं तो चलो आओ सबसे पहले हम जो बात करते हैं, मैंने बोला सबसे पहले जो बात करते हैं, मैंने बोला वो स्किड की बात करते हैं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो स्किड की बात कर रहे हैं। स्किड क्या होता है, तो मैंने बोला देखो जब भी आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो है, या लॉन्गिट्यूडनल, हाँ ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। तो आप क्या बोल देते हो उसको, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, तो उसको आप क्या बोल देते हो, उसी को आप बोलते हो स्किड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, उसी को आप स्किड बोलते हो। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, कोई अगर ऐसे ही नाम में बात करता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और क्या होता है ये सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। तो वापस से इसमें टायर का खेल करते हैं और हमको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और क्या होता है ये सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। तो ठीक है, इस टायर को लेते हैं, हमने बोला इस टायर को लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं अपने पेवमेंट पे, इस टायर को हम अपने पेवमेंट पे रखते हैं और बना देते हैं, पेवमेंट बना देते हैं इसके लिए एक पेवमेंट बना देते हैं। ठीक है, ये है इसका पेवमेंट। ठीक है, मैंने बोला अगर इस टायर को ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला अगर इस टायर को मैं यहां से कट कर दूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैंने बोला अगर मैं इस टायर को यहां से कट कर दूं, इस टायर को यहां से कट कर दूं और यहां पे इस पॉइंट पे एक पिन लगा दूं, इस पॉइंट पे एक पिन लगा दूं कि ये पॉइंट को यहीं रखना है, और इस टायर को कट करके ऐसे घुमा के सीधा रख दूंगा, तो जो भी डिस्टेंस कवर होगा, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का एक टायर आपको देखने को मिलेगा, ये डिस्टेंस पता है किसके बराबर होगा? तो आपने बोला हाँ सर पता है, ये डिस्टेंस 2πr के बराबर होगा, और r क्या होगा? वो इस टायर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। r क्या होगा? वो इस टायर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसी को आपने 2πr से डिनोट कर दिया। ठीक है, मैंने बोला अगर इसी पॉइंट को, ये जो बॉटम, एक बार तो आपने इसको कट करके देख लिया, ठीक है। मैंने बोला दूसरी बात कर रहा हूं अब मैं आपसे, मैंने बोला कि इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क कर दो, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क कर दो,
और जब आप इसको घुमाओगे, जब आप और इसको धक्का दे दो और इसको धक्का दे दो, तो आपने देखा कि ये जब आप धक्का दे दोगे तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट, जैसे जैसे ये टायर आगे जाते जाएगा, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसा ऊपर घूम के जाएगा और वापस जब ये जमीन को टच करेगा वो यही पॉइंट रहेगा। वापस जब ये जमीन को टच करेगा तो वो यही पॉइंट रहेगा। तो बोला, मैंने पूछा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस आपने कैसे देखा, तो मैंने बोला आपने कट करके देख लिया कि कितना लॉन्गिट्यूडनली ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। मैंने बोला आपने सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस कैसे देखा, तो आपने क्या किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क किया और बॉटम मोस्ट पॉइंट को बोल दिया कि जाओ घूमो। ठीक है, तो आपने घुमाया तो एक राउंड, एक पॉइंट जब यहां था, एक सर्कमफेरेंस, एक पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस कंप्लीट करने में वो पॉइंट यहीं आएगा और जो टोटल सर्कमफेरेंस कैलकुलेट होगा वो 2πr होगा। लेकिन आपको पता है ये जो बात करी है मैंने आपसे, वो नॉर्मल कंडीशन की बात करी है। जब भी कुछ गलत नहीं हो रहा होगा, सारी बातें सच चल रही होगी, तब ऐसा हो रहा होगा कि 2πr डिस्टेंस इसको कट करने पे भी मिल रहा है और 2πr डिस्टेंस आपको कैसे मिल रहा है, आपको इसके सर्कमफेरेंस से भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको तो पता चल गया ये 2πr क्या है, ये इसका सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस है जो इसको कवर करना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ अब लेकिन क्या हुआ, ध्यान से देखते जाना मैं जो बोल रहा हूं। अब लेकिन क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब लेकिन क्या हुआ मैंने बोला देखो जरा यहां पे, मैंने बोला ध्यान से देखना। अब क्या कर रहे हो आप, आपने ना इस टायर को, आपने इस टायर को क्या किया, धक्का मारा। आपने इस टायर को धक्का मारा तो अब क्या हुआ कि पहले कुछ देर तक तो ये आगे की तरफ रोटेट हो रहा था, पहले कुछ देर तक ये आगे के लिए रोटेट होना स्टार्ट हुआ और ये रोटेट होके, ये रोटेट भी हो रहा है, साथ साथ में ये आगे भी बढ़ते जा रहा है। ये रोटेट भी हो रहा है और साथ साथ में क्या होते जा रहा है, ये आगे भी बढ़ते जा रहा है। ये रोटेट भी हो रहा है और साथ साथ में ये आगे भी बढ़ते जा रहा है। जैसे ये रोटेट भी होते जा रहा है और साथ साथ में ये आगे भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमने बोला था हम स्किड हुई थी हमारी गाड़ी, और स्किड हुई थी का मतलब ये है कि आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस के बराबर। तो देखना जरा यहाँ पे, मैंने बोला आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करता तो आपको यही देखने को मिलता कि आपने इसको धक्का मारा, ये रोटेट होते हुए आया और इस पॉइंट पे आया। तो देखो जरा, यही जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था वही बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको यहां पर भी देखने को मिला। लेकिन नहीं, लेकिन हमने बोला कि अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जब आपने इसको धक्का मारा तो ये रोटेट होता हुआ आया, लेकिन इसने कुछ देर ये रोटेट नहीं हुआ है और ऐसा का ऐसा ही स्लाइड भी हो गया आगे की तरफ, आगे की तरफ स्लाइड भी हो गया है। कुछ देर ये रोटेट ना होके आगे की तरफ, सॉरी, रोटेट ना होते हुए ये आगे बिना किसी रोटेशनल मोशन के, बिना किसी रोटेशनल मोशन के ये आगे भी चला गया। और जब हमने इसको नोट किया तो ये यहां पे था, जब हमने इसको ध्यान से देखा तो ये यहां पे था जहां पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर ये वहां पे दिख रहा है, इसका मतलब इसने जो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस किया है कवर, वो ये डिस्टेंस कवर किया है, वो ये डिस्टेंस कवर किया है। तो मैंने बोला अगर ओरिजिनल कंडीशन में बात होती तो कितना डिस्टेंस होता, आपने बोला 2πr होता है। मैंने बोला लेकिन अभी कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, बोले ये जो भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो कवर हुआ है। तो मैंने बोला क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वो डिस्टेंस 2πrx के बराबर है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का x के बराबर है। तो अगर इसके लिए कोई आपसे इसका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पूछता है तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि वो 2πr + x के बराबर है। मैंने बोला हाँ, लेकिन आपने इसके सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस की जो बात करी है, तो ये जब आपने रोटेट कराया था तो ये टायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो अभी यहाँ पे टच हुआ है। ये टायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो अभी यहाँ पे टच हुआ है। इसका मतलब सर्कमफेरेंशियली अगर मैं आपसे बात करूं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने बोला ये डिस्टेंस तो केवल 2πr ही कवर किया है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस आपका क्या हो गया, सर्कमफेरेंशियल से ज्यादा हो गया। इसीलिए आपने बोला इसको कि ये क्या है, हमारी गाड़ी स्किड हुई है। इसका मतलब अगर आप बेसिक कंडीशंस में जाओगे, अपना नॉर्मल कंडीशंस में आपसे कोई स्किड पूछता है तो आप क्या बोलोगे कि देखो जरा, नॉर्मल कंडीशन में अगर आपसे कोई स्किड पूछता है तो आप बोलोगे कि जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया पर आपका टायर का सर्कुलर मोशन तो बंद हो गया है, लेकिन फिर भी गाड़ी स्किड होती होती आगे जाती है और जाके ठुका जाती है आपके जो भी आगे गाड़ी रहती है। तो समझ में आया, उसी को बोलते हो आप स्किड। तो आज के बाद कभी भी गिरोगे तो बताना कि गाड़ी स्किड हुई थी। क्या हुई थी, गाड़ी स्किड हुई थी, स्लिप नहीं हुई थी।
स्लिप क्या हुई है वो बताता हूँ। चलो आओ, तो सेकेंड जो बात करूंगा, नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूंगा वो किसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है स्लिप के बारे में बात करूंगा। तो देखो जरा यहाँ पे स्लिप क्या बोलता है, स्लिप क्या बोलता है, तो स्लिप बोलता है यार कि आपका सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस जो है, सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा किससे, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से। आपका सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से ज्यादा होगा। और अगर आपका सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो आपकी गाड़ी को हम स्लिप करार दे देंगे, स्लिप करार दे देंगे। तो देखते हैं कैसे आया ये, कैसे आया ये। तो देखो जरा यहाँ पे क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे क्या होता है। मैंने बोला इस पेवमेंट पे हमारी गाड़ी मूव कर रही है, इसके लिए पेवमेंट बना देते हैं, मैंने बोला इसके लिए पेवमेंट बना देते हैं। तो देखो इस पेवमेंट पे हमारी गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है इस पेवमेंट पे हमारी गाड़ी क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो मैंने बोला इस पेवमेंट पे हमारी गाड़ी मूव कर रही है, ये है हमारी गाड़ी, इस पेवमेंट पे हम इसको मूव करा रहे हैं, इस पेवमेंट पे हम इसको मूव करा रहे हैं। तो मैंने बोला देखो यार ध्यान से देखोगे, जब अगर मैंने बोला ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट। मैंने बोला वापस से वही कट करके देखोगे तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा। आपने बोला सर वो 2 पाई आर के बराबर होगा, आपने बोला वो सर किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। और सिमिलरली अगर ये टायर को रोटेट धक्का करोगे, धक्का मारोगे, और नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बात कर रहे होगे तो ये टायर यहीं तक आया होगा, ये टायर यहीं तक आया होगा, और आप इसको क्या बोलोगे, ये किसके बराबर है, आपने बोला ये 2 पाई आर के बराबर। ये नॉर्मल कंडीशन में आपसे बात हुई, ये नॉर्मल कंडीशन में आपसे बात हुई है, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको स्लिप बताना है, स्लिप बताना है। और स्लिप में आपका सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से, ठीक है। स्लिप में आपका सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से। तो थोड़ा सा मेरे को इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, तो मेरे को आपको समझाने में थोड़ा सा और भी इजी होगा। देखना जरा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला इस टायर को और भी आगे ले लो। आपने जब कट किया तो ये जो डिस्टेंस था उसको आप 2 पाई आर बोल रहे हो। मैंने बोला यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो, मैंने बोला यहां से यहां तक के डिस्टेंस को टोटल आप 2 पाई आर बोल रहे हो, ठीक है। तो आपने बोला ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है, 2 पाई आर के बराबर है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपने बोला ये नॉर्मल कंडीशन है कि आपका ये टायर यहाँ पे आ गया है और आपने इसको नॉर्मल धक्का दिया था, तो इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो जस्ट अभी जाके टच हुआ है, ठीक है। और जब आपने इसको कट किया तब भी ये टायर यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा था, इसको आपने 2 पाई आर बोला, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर आप स्लिप कंडीशन की बात कर रहे हो, अगर आप स्लिप कंडीशन की बात कर रहे हो तो अब आपने टायर को धक्का दिया। जैसे ही आपने इस टायर को धक्का दिया ये क्या हुआ, रोटेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपने इस टायर को धक्का दिया ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया। और जब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ है, जब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ है तो आपने देखा यार ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है। और आगे बढ़ भी रहा है तो ये बढ़ते तो जा रहा है, लेकिन इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो अभी आ गया नीचे। मतलब मैंने बोला ये वो कंडीशन है, ध्यान से देखना, ये आपका टायर यहां से स्टार्ट हुआ था मूव करना, मैंने बोला आपका टायर यहां से स्टार्ट हुआ था मूव करना, एक सेकेंड, ठीक है, मैंने बोला आपका टायर अभी यहां से स्टार्ट हुआ था मूव करना, और आपने क्या बोला, वो अभी इस कंडीशन पे है, अभी इस कंडीशन पे है, ठीक है। लेकिन आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट अभी ही आ गया है, टच कर गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट अभी टच कर गया, यहीं पे टच कर गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट यहीं पे टच कर गया, ठीक है। तो आपने यहीं पे रोक दिया टायर को। यहां पर भी तो आपने ऐसा किया था, जब आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट जमीन पे टच किया था तब आपने बात करी थी। तो यहां पर भी, अभी यहां पर भी आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है, आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो बाद में ही टच किया है। आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो यहीं पे टच कर गया, और अगर वो यहीं पे टच कर गया है तो यहीं तक का मतलब है आपने यहीं पे कितना कवर कर लिया है, सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस आपने यहां पे कवर कर लिया है, किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर। यह है आपका सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पे अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करूंगा
तो ओवरऑल अगर ये डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 2 पाई आर होता, अगर ये डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 2 पाई आर होता, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर है, तो ये डिस्टेंस अब 2 पाई आर से कम है, ये डिस्टेंस आपका 2 पाई आर से कम है। तो मैंने बोला ये डिस्टेंस कितना कम है, तो आपने देखा ये डिस्टेंस x डिस्टेंस कम है। तो अगर कोई आपसे बात करेगा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की, तो आप बोलोगे इट इज 2 पाई आर में से x को माइनस कर दोगे, तो वो जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कवर किया है टायर ने। और अगर आपसे सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस की बात करेगा तो आप बोलोगे सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस तो 2 पाई आर के बराबर ही है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 2 पाई आर के, सॉरी सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस तो 2 पाई आर कवर हो गया, क्योंकि यहां से जब बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क करके धक्का दिया तो बॉटम मोस्ट पॉइंट यहीं पर टच हो गया, तो मतलब सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस तो 2 पाई आर के बराबर हो गया। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करूं तो वो 2 पाई आर से कम गया है, और वो कितना कम गया, x डिस्टेंस कम गया, तो हमने इसको 2 पाई आर माइनस एक्स लिखा है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा स्किड एंड स्लिप की बात है। आई होप तुम लोगों ने बहुत मजा किया होगा जब इस टायर को हम लोग रोटेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया आप लोगों को एनिमेशन के साथ चीजों को कनेक्ट करने के लिए। मैंने भी आपको ट्राई किया है कि मैं एनिमेशन के साथ आपको चीजों को कनेक्ट करूं ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आए इन चीजों को पढ़ने में। ठीक है, हम लोग ना सिविल इंजीनियरिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को बोल रहा हूँ मेनली, हम लोग फील कर डालेंगे, मतलब क्या क्या होता है इस दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है।